स्वागत है आपका डेली बाइट्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज में। जैसे कि अब तक आप जान चुके हैं, इस सीरीज में हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के एमसीक्यूज और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं और साथ ही आंसर के पीछे के रीजंस को भी जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये वीडियो लेक्चर 12th बायोलॉजी चैप्टर 13 ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के बारे में है और जितने चैप्टर्स हैं इन सारे चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर को अवेल करने के लिए आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, जहाँ पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 12th बायोलॉजी नाम से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। गो देयर एंड चेक इट आउट फॉर मोर क्वेश्चन वाइज एंड चैप्टर वाइज एनालिसिस ऑफ एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन। पहला सवाल हमें दे रखा है कि ऑर्टिकोलॉजी इज द, ऑर्टिकोलॉजी किस चीज की स्टडी, इट इज अ बेसिकली स्टडी। तो इसमें हम क्या स्टडी करते हैं? हम इसमें स्टडी करते हैं रिलेशन ऑफ इंडिविजुअल एंड इट्स इन्वायरमेंट। जो भी जिस भी प्राणी की हम बात करें, उस प्राणी का और साथ में उसका इन्वायरमेंट के साथ रिलेशन कैसा है, उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं उसको हम ऑर्टिकोलॉजी कहते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इकोटोन इज, इकोटोन की बात हो रही है और इकोटोन स्पीशीज भी होती है और इकोटोन एक तरीका भी है चीजों को दर्शाने का, एक टर्म है जो ये बताता है कि ये देखिए फॉरेस्ट और ग्रासलैंड, इसके बीच में ये जो ट्रांजिशन है इसको हम इकोटोन बोलते हैं। ये देखो इंटरनल प्रोसेस, और यहाँ पे कुछ ऐसा है जो बीच का है, ना ग्रासलैंड है ना फॉरेस्ट बना हुआ है प्रॉपर, ये बीच का श्रब एरिया होगा या मे बी हर्ब एरिया होगा। इस तरीके से जो ट्रांजिशन होता है उसी को हम कहते हैं इकोटोन। वी गेट टू नो द आंसर एंड दैट इज द जोन ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू कम्युनिटीज। दो कम्युनिटी के बीच का जो ट्रांजिशन है उसको हम इकोटोन बोलते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर ये रहा, ये देखो, एटमॉस्फेयर यानी कि एयर, लिथोस्फेयर यानी कि अर्थ और सॉइल, और हाइड्रोस्फेयर यानी कि वाटर। ये तीनों जहां पे मिलेंगे, ये तीनों माइंडेड जहां पे मिलेंगे वहां पे बायोस्फेयर का निर्माण करेंगे। वहीं पे इन तीनों के मिलने से ही बायोस्फेयर का निर्माण होगा। इकलौता एक किसी भी जो ये तीनों है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, ये तीनों स्फेयर मिल करके ही निर्माण कर सकते हैं बायोस्फेयर का। ये तीनों अकेले निर्माण नहीं कर सकते हैं जीव का। जो जीव हवा में उड़ते हैं वो उड़ते हवा में है, सिर्फ रहते हवा में नहीं है। पेड़ पे आके रहते हैं, ठीक है, पेड़ कहाँ पे रहता है? मिट्टी पे रहता है, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो मिट्टी से जुड़ गए, ठीक है। मे बी कोई बर्ड है जो कि छोटे छोटे जानवरों को खा रही है, जैसे कि अर्थवर्म और सेंटीपेड और मिलीपीड, इन सबको खा रही है, तो वो बर्ड भी धरती पे उनको आ रही है चुनने के लिए, राइट। और जानवर तो है ही धरती पे रहने वाले, साइड बाय साइड उनको पानी भी तो पीना है। वो पानी कैसे पिएंगे? इसी तरीके से पिएंगे। हाइड्रोस्फेयर उनके आसपास में होना चाहिए तभी तो। इसीलिए कभी भी पानी के आसपास आप सबसे ज्यादा टाइप ऑफ वेजिटेशन और वेरिएशन देख सकते हो ऑर्गेनिजम्स का, क्योंकि वो तीनों सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जहां पे ये तीनों एक साथ मिलते हैं वहां पे बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। वहीं पे लाइफ का सबसे अच्छा फॉर्म और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एजेंट की हेल्दी और बहुत ही फ्री फॉर्म आप देख सकते हो। अगर कोई भी इंडिविजुअल है वो अगर पानी से दूर रह रहा है तो पानी की सप्लाई उसको वहां तक चाहिए, है ना। अगर एटमोस्फेयर तो लेट से वो तो सब जगह है, उसकी बात ही नहीं करते हैं हम, वो एक अलग टॉपिक ही है। लिथोस्फेयर की बात करते हैं, अर्थ चाहिए तभी तो हम घर बना सकते हैं। हवा में तो नहीं लटक सकते, पानी के ऊपर तैरता हुआ घर तो नहीं हो सकता। पानी के ऊपर तैरता हुआ घर भी आइलैंड के ऊपर होगा, राइट। इसी तरीके से ये तीनों चीजें जब मिलती हैं तभी जाकर के बायोस्फीयर का निर्माण होता है, ठीक है। और ये भी एक कंपोनेंट है इकोसिस्टम का हमारे। तो बायोस्फीयर इसमें से क्या है? तो कंपोज्ड ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ विच इंटरैक्ट विथ फिजिकल इन्वायरमेंट। सिर्फ फिजिकल इन्वायरमेंट से वो इंटरैक्ट कर रहा है, और फिजिकल इन्वायरमेंट कौन सा है? एंड दैट इज, फिजिकल इन्वायरमेंट इज एयर, वाटर एंड लैंड, जिसको कि हम अर्थ बोल रहे हैं, राइट। दिस इज अबाउट दिस। जितने भी बायो मीन्स लाइफ वाला, स्फेयर मीन्स गोला समझ लीजिए, तो वो वैसी चीज जो कि लाइफ को अपने अंदर समाये हुए है। इसीलिए कभी भी बायोस्फीयर आपको मिलेगा इन तीनों से घिरा हुआ ही मिलेगा, डायग्रामेटिकली भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इकोलॉजिकल नीश की बात हो रही है कि इकोलॉजिकल नीचे क्या होता है। तो दैट इज, यहाँ पे एक इमेज देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये नॉर्मल इमेज है जिसमें कि ऊपर से नीचे तक आता हुआ लैंड है, इस तरीके से, जिसमें कि पानी भी है।
पर हर लैंड के आसपास एक अपना अलग तरीके का ऑर्गेनिज्म है ना, ये अलग है, ये अलग है, ठीक है। देन ये यहाँ पे फ्लेमिंगोज हैं जो पानी में अंदर जाकर के खा रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं इसके लिए कि एक इस तरीके का इकोलॉजिकल नीचे जो है वो एक तरीके का पोजीशन है जहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी स्पीशीज अपना फंक्शनल रोल अदा कर रहा है, राइट। यहाँ पे देखो सबका अपना अपना पोजीशन बटा हुआ है। ये ऑर्गेनिज्म यहाँ आके फीड नहीं कर सकता है, इसको यही एरिया चाहिए फीडिंग के लिए, इसके लिए इसका यही फंक्शनल जोन है। अगर यहाँ पे कोई लेट से मछली है तो वो मछली यहाँ पे आकर के या फिर यहाँ पे आकर के फंक्शनल नहीं होगी, वो अगर डीप वाटर वाली है तो वो यहीं पे फंक्शन करेगी। तो सबकी अपनी जगह बनी हुई है जहाँ पे जिस तरह से वो कम्युनिटी में अपना योगदान दे रहे हैं, है ना। तो this is what we are saying about ecological niche, that is physical position and role of a species within the community। उनकी पोजीशन कहाँ पे है और वो रोल कहाँ प्ले कर रहे हैं, that is about physical ecological niche। नाउ आगे बढ़ते हैं कि अकॉर्डिंग टू एलेन्स रूल, देखो बहुत ही अच्छा एक एलन ने रूल दिया था जिन्होंने ये कहा था कि मैमल जो कोल्डर क्लाइमेट में रहते हैं उनके पास क्या होता है, ईयर और लिम्स की जो हाइट है यानी कि लेंथ है उसके बारे में उन्होंने ईयर और लिम्स के लेंथ से उन्होंने कंपेयर किया था। तो ये देखो पोलर बेयर है, तो इनमें देखो कान कितने छोटे छोटे हैं और हाथ और पैर कितने छोटे छोटे हैं। बिल्कुल, अब इसको तुम इस तरीके से समझ लो कि जब जब भी आप सो रहे होते हो और आपको ठंड लगती है तो आप अपने आप को सिकोड़ लेते हो। इससे क्या होता है, जो हीट लॉस है वो कम हो जाता है। तो हाथ और पैर या कान छोटा रहेगा तो जो हीट का लॉस है वो कम होगा, और ये तो ठंड में ही रहने वाले जानवर हैं, जंतु पाए जाते हैं, तो इनके हाथ पैर कैसे होंगे, छोटे होंगे। तो शॉर्टर ईयर्स एंड शॉर्टर लिम्स। ठीक है जी, चलो फिर आगे बढ़ते हैं कि सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन जिसको हम सैलिनिटी कहते हैं, सी का मेजर किया जाता है पार्ट पर थाउजेंड। पार्ट पर थाउजेंड इज अ काइंड ऑफ मेजरमेंट, जैसे कि मोल होता है, मोलर होता है, उसी तरीके से पार्ट पर थाउजेंड या पार्ट पर मिलियन जिसको पीपीएम बोलते हैं वो मेजर किया जाता है जब क्वांटिटी हमारे पास बहुत ज्यादा है। उस जैसे कि सी वाटर या ओशन वाटर बहुत ज्यादा है तो इसमें हम पार्ट्स पर मिलियन में काउंटिंग करते हैं कि सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन कितना है। तो देखो यहाँ पे सी की बात हो रही है, ठीक है, तो इसका पार्ट्स पर थाउजेंड में होता है 30 to 35 पार्ट्स पर थाउजेंड सैलिनिटी यानी सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल बहुत ही अच्छा है, इसको ध्यान से समझने की जरूरत है। इसमें ये बोल रखा है कि फॉर्मेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नीड्स मीन एनुअल टेम्परेचर, यानी कि एक मीन मीडियन मोड जो हमने पढ़ा उसमें मीन जो लगभग टाइम पूरे साल भर में टेम्परेचर है वो, और प्रेसिपिटेशन यानी कि बारिश जो बनी रहती है वो, उसका फॉर्मेशन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के फॉर्मेशन के लिए इनमें से कौन सा ऐसा प्रेसिपिटेशन और टेम्परेचर है जरूरत होता है। तो ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा ग्राफ है, और ये ध्यान में रखिए कि एनसीईआरटी ने जब किसी भी चीज को इस तरीके से ग्राफिक फॉर्म में डाल दिया है तो इस ग्राफ को रट जाना बहुत जरूरी है, पर रटने के लिए समझना जरूरी है। तो यहाँ पे देखो एक चीज कि टेम्परेचर इधर दे रखा है, टेम्परेचर है ये, और ये प्रेसिपिटेशन है। यहाँ से चलना शुरू करते हैं। तो ये देखो टेम्परेचर आर्कटिक और टुंड्रा रीजन में कितना वेरी कर रहा है, ये देखो टेम्परेचर का यही वेरिएशन है ना, कितना ज्यादा वेरी कर रहा है, यानी कि -10 to 0 के आसपास जा रहा है ये। उसी तरीके से ग्रासलैंड में भी, सॉरी कॉनिफेरस में देखो ये हाईएस्ट पीक है, ये लोवेस्ट पीक है, तो इसका भी है टेम्परेचर वेरिएशन। डेजर्ट का भी टेम्परेचर वेरिएशन देखो कितना ज्यादा है, लेकिन फिर यहीं पे देखो रेन का प्रेसिपिटेशन का कितना कम है, यानी कि लेस देन 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर से भी कम है डेजर्ट में। ठीक है, ग्रासलैंड में भी देखो जो टेम्परेचर है उसका वेरिएशन कितना ज्यादा है और कितना कम है, इसका जो प्रेसिपिटेशन है इसका क्वांटिटी देखो कितना कम बन रहा है, राइट। एंड देन टेम्परेट फॉरेस्ट में देखो कि ये ऊपर भी है, यानी कि टेम्परेचर में भी वेरिएशन है और साथ ही इनके रेनफॉल में भी वेरिएशन है, दोनों साइड पे इसके वेरिएशन आ रहा है ना, दोनों में बहुत ज्यादा वेरिएशन है। सब में हमने टेम्परेचर का वेरिएशन देखा और
सबसे ज्यादा हमने टेम्परेचर का ही वेरिएशन देखा है, और बारिश का तो नॉर्मली जितना होता है उतना ही देखा है। कॉनिफेरस में देखो बारिश होती है, 250 सेंटीमीटर तक यहाँ पे बारिश होती है, और सबसे कम भी है तब भी ये कितना है, 50 से ऊपर ही जा रहा है। ये लाइन टेढ़ी हो गई, 50 से ऊपर के ही आसपास ये जा रहा है, तो इतना ज्यादा इसमें बारिश भी हो रहा है और टेम्परेचर में भी इसके कॉनिफेरस में वेरिएशन हो रहा है। तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट कहाँ पाए जाते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अब चलते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की तरफ। ये देखो इसमें जो टेम्परेचर है वो कितना ज्यादा मेंटेन्ड है, बिल्कुल 20 to 25 में पूरा ही मेंटेन किए हुए हैं, राइट। पर इसमें बारिश देखो कहाँ से शुरू हो रहा है, जहाँ पे बहुत सारे पहुंच भी नहीं पा रहे हैं वहां से ये शुरू हो रहा है, मतलब अब 150, लगभग 150 के आसपास या उससे थोड़ा ज्यादा। एंड देन कहाँ तक ये हो रहा है, ये देखिए ये रहा, इसको हम सीधे यहाँ से मिला देते हैं तो हमें पता चल जाएगा। ग्राफ को रीड करने का यही तरीका होता है, एक्स और वाई एक्सिस दोनों पे उसको मिलाया जाए तो पता चल जाएगा। तो हमें ये एक्स एक्सिस पे बारिश दे रखी है तो बारिश को हमने मिलाया, ये देखिए 152 लगभग 450 और 400 के आसपास ये जा रहा है। तो टेम्परेचर कितना है हमारा 25 के आसपास, और 20 से थोड़ा सा नीचे भी ये जा रहा है। यहाँ पे इसका जो ये लोवेस्ट पॉइंट है ये 20 से थोड़ा नीचे भी है, तो लगभग हम कह सकते हैं कि 18, 19 और मे बी 15 के आसपास है। टेम्परेचर नॉर्मल कम है और 25 तक है, जो नॉर्मल टेम्परेचर हम मानते हैं वो है। और साथ में बारिश कितनी हो रही है, 150 से 400 सेंटीमीटर एनुअली बात हो रही है। तो ये उसका करेक्ट आंसर है। अब एक चीज यहाँ पे और ध्यान देने वाली है कि बारिश होती है टेम्परेचर गिर जाता है, ये हम सबने पैटर्न नोटिस कर रखा है कि बारिश हुई टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। लेकिन ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में ये देखो टेम्परेचर मेंटेन्ड है, बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है टेम्परेचर का, मतलब कि यहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट बना हुआ रहता है, चिपचिपा और गर्म वैसा सा मौसम बना हुआ रहता है हमेशा ही। तो यहाँ पे जो यहाँ की जो मिट्टी होगी इसमें उर्वरा शक्ति सबसे ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे डिकॉम्पोजिशन बहुत ही फास्ट होगा। डिकॉम्पोजिशन और फास्ट कैसे होगा, अब इस चीज को थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। डिकॉम्पोजिशन क्या होता है, वो एक प्रोसेस है जिसमें डिकम्पोजर्स सारी सड़ी गली चीजों को और ज्यादा सड़ा गला करके उसको मिट्टी जैसा रूप दे देते हैं, राइट। तो जो गोबर गैस बनाते थे पहले या अभी भी जो बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, गोबर गैस लिया, पानी लिया, जो छिलके हैं वो सब लिया और उन सबको एक साथ मिला करके उसको ढक के रख देते थे। हम क्या कर रहे होते थे, उसको डार्क, हॉट एंड ह्यूमिड टेम्परेचर प्रोवाइड कर रहे थे, जिससे डिकम्पोजिशन फास्ट हो गया और डिकम्पोजिशन से रिलीज होने वाली जो गैसेज है उनका यूज हमने कर लिया। राइट। तो यहाँ पे देखो डिकम्पोजिशन कितना फास्ट हो जाएगा, और बारिश भी है तो यानी कि वहां पे जो हमें चाहिए ह्यूमिडिटी चाहिए वो भी मिल रहा है, आर्द्रता जो चाहिए वो भी है। पानी की वजह से हमेशा ही कांस्टेंट वाटर जो सप्लाई है वो भी बना हुआ है, एयर तो है ही। तो ये सारी चीजें उनको मिल रही हैं, तो डिकम्पोजिशन कितना फास्ट हो जाएगा। इसी वजह से जो भी ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का रीजन होता है, बहुत ही ज्यादा बायोडाइवर्सिटी वाइज बहुत ही ज्यादा ही जैव विविधता के नजर से, उस दृष्टिकोण से देखें तो बहुत ज्यादा ही वो सुदृढ़ होता है, बहुत ज्यादा टाइप के उस वहां पे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट कंट्रोल्स द लाइट कंडीशन एट द ग्राउंड, लाइट कंडीशन ग्राउंड पे आनी चाहिए। तो ये देखो, ये अगर ऐसा सेटअप है तो ये ग्राउंड पे अंधेरा नहीं रहेगा पूरे टाइम। बहुत ज्यादा लंबे लंबे पेड़ है, कैनोपी, मतलब कि कैनोपी हम उसको कहते हैं जो पेड़ के ऊपर जो पत्तियां रहती हैं, ये सारी पत्तियों का जो कलेक्शन होता है, बेसिकली लेमैन्स लैंग्वेज में बात करें तो छाया। बहुत बड़े बड़े पेड़ है, बहुत सारी पत्तियां हैं, तो उसकी छाया उतनी ही ज्यादा घनिष्ठ बनेगी, और जितनी ज्यादा घनिष्ठ छाया बनेगी, जितना ज्यादा घना छाया बन रहा है, उतना ही लाइट को पेनिट्रेट करने में फॉरेस्ट फ्लोर तक, मिट्टी तक, उतना ही दिक्कत होगी। तो जो नीचे वाला मिट्टी के पास वाला एरिया है वो बहुत ही ज्यादा कैसा सा हो जाएगा, अंधेरा अंधेरा वाला रहेगा, हॉट ह्यूमिड रहेगा। ठीक है, चलिए तो फिर इसको कौन सा फैक्टर है, कौन से टाइप का ट्री है, फॉरेस्ट का कौन सा प्लांट है जो कंट्रोल करेगा, दैट विल बी टॉल ट्रीज, राइट। वी हैव सीन हियर आल्सो। चलिए आगे बढ़ते हैं। What will happen to a well-growing herbaceous plant in the forest if it is transplanted outside the forest in a park? Herbaceous plant है, ठीक,
और उसको फॉरेस्ट से निकाल करके पार्क में लगा दिया गया है। तो उससे क्या होगा, हमने उसका हैबिटेट चेंज कर दिया। तो अब इसकी वजह से क्या होगा, या तो ये हो सकता है ये सरवाइव भी ना करे क्योंकि इन्वायरमेंट यहाँ पे चेंज हो चुका है, राइट। फॉरेस्ट में कोई चीज उगने वाली है, उसको ला करके, या फिर इस तरीके से समझ लो कि जो जानवर, जो इंसान ऊपर में बहुत ठंडे प्रदेश में रहने वाले हैं, लेट्स से जम्मू कश्मीर में रहने वाले हैं, उनको अचानक से हम दिल्ली में ला दें तो हो सकता है बहुत ज्यादा उनको प्रॉब्लम हो। सिमिलरली दिल्ली वाले पर्सन को ले जाके एकदम जम्मू कश्मीर में छोड़ दिया जाए, टुंड्रा एरिया है, हमें पता है बहुत ठंड होती है वहां पे, तो उनको बहुत टाइम लगेगा वहां पे एकोमोडेट करने में, राइट, क्योंकि दिल्ली में ठंड होती है। या फिर राजस्थान की हम बात कर लेते हैं, राजस्थान के पर्सन को या गुजरात के पर्सन को हम ले जाके जम्मू कश्मीर में हमने रख दिया है, उनको प्रॉब्लम होगी क्योंकि उनको आदत नहीं है उतना ठंड सरवाइव करने का। अभी कुछ दिन पहले कनाडा में बना था हीट डोम, तो वहां पे लोग मर रहे थे और हमें समझ नहीं आ रहा था कि क्यों 47 डिग्री पे क्यों मर रहे हैं। हम तो यहाँ पे नॉर्मली 47 आते जाते हंसते खेलते बर्दाश्त कर लेते हैं, क्योंकि वहां के लोग उस तरीके से अडेप्ट नहीं किए हुए, घरों में कूलिंग मैकेनिज्म नहीं था, जिसकी वजह से जब हीट डोम बना है, बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस हीट डोम वहां पे बना, लेकिन जब उसके बाद बनने के बाद लोग सरवाइव नहीं कर पाए, बिकॉज बॉडी हैज अडेप्टेड लाइक दैट ओनली। उन्हीं में से कितने बहुत सारे ऐसे थे जो सरवाइव कर गए। सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जिसकी हम बात करते हैं, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हर जगह ये चीज काम करती है, वेदर इट इज एग्जाम्स और नॉर्मल टेम्परेचर और नॉर्मल प्रेसिपिटेशन, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट हर जगह काम आती है। तो वो सरवाइव नहीं कर पाए थे। वही चीज यहाँ पे हो रही है कि कोई चीज, कोई ऐसा प्लांट है जो फॉरेस्ट में ग्रो कर रहा था, फॉरेस्ट इन्वायरमेंट मिल रहा था उसको, अचानक से हमने सिटी पार्क में ले जाके उसको लगा दिया, तो शायद वो मर जाए, क्योंकि वहां पे पोल्यूशन होगा, वहां पे बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ हीट और लाइट अवेलेबल होगी। क्योंकि फॉरेस्ट में तो अभी हमने पीछे वाली इमेज में भी देखा है ना, ये कि यहाँ पे नीचे जो घास उगेगी उसको उतना ही अमाउंट का हीट और ह्यूमिडिटी की आदत है, वो उसी तरीके से अडेप्ट किया हुआ है। अब अचानक से उसको हमने पार्क में लगा दिया तो उसको हीट भी डायरेक्टली मिल रही है, एयर भी डायरेक्टली मिल रही है, उसमें हीट की वजह से जो उसका ट्रांसपिरेशन है वो भी बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसके लिए बहुत ही स्ट्रेसफुल कंडीशन है, तो शायद वो सरवाइव भी ना कर पाए, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं कि पैरामीशियम की पॉपुलेशन दे रखी है 50, प्रेजेंट थी पूल में जब हमने काउंट किया था, लेकिन 1 घंटे बाद हमने देखा कि उसका जो नंबर है वो बढ़ गया है, 150 हो गया है। तो ग्रोथ रेट क्या होगा, बहुत ही सिंपल है कि पहले हम टाइम t1 पे देखें तो 50 था, यानी इनिशियली ये 50 था, एंड देन 1 घंटे के बाद हमें t2 पोजीशन पे मिला है कितना, 150, तो माइनस कर देंगे, आ गया हमारा कि 100 पर आवर इसने 100 की बढ़त ली है, राइट। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन लास्ट जो 10th नंबर है उससे रिलेटेड है कि परसेंटेज ग्रोथ और बर्थ रेट इंडिविजुअल का पर आवर के हिसाब से सेम पॉपुलेशन के लिए क्या होगी। परसेंटेज ग्रोथ की बात है, परसेंट निकालते हैं, तो इनिशियली कितना था, इनिशियली था हमारे पास 50, राइट, एंड देन हमने बात 1 घंटे बाद करा था तो वो था 150, तो इनिशियल डिवाइडेड बाई फाइनल बर्थ रेट निकालने के लिए रेट है तो मल्टीप्लाइड बाई 100, परसेंटेज आ गया, दैट इज 200%। वी गेट टू नो द आंसर 200। नॉर्मल मैथमेटिक्स है, कोई बहुत ज्यादा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। इनिशियली हमने देखना है, फाइनली देखना है, एंड देन उसका परसेंटेज निकाल देना है, ग्रोथ रेट निकल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ पॉपुलेशन हैज मोर यंग इंडिविजुअल्स टू एज कंपेयर टू द ओल्डर इंडिविजुअल्स, बहुत ज्यादा यंग है तो वो जो पॉपुलेशन का स्टेटस है वो कैसा होगा, तो पॉपुलेशन का स्टेटस एक्सपेंडिंग काइंड ऑफ होगा, क्योंकि ये देखो इसमें क्या हो रहा है कि जो रिप्रोडक्टिव वाले पोस्ट रिप्रोडक्टिव हैं, यानी कि ओल्डर पीपल ये हैं कम, यहाँ देखो कम है, राइट, और रिप्रोडक्टिव बहुत ज्यादा है, प्री रिप्रोडक्टिव भी है, तो ये ज्यादा वाले हैं, ठीक है। तो ये कैसा होगा, इट विल इंक्रीज, ये इंक्रीज करते जाएगा, ये ट्राइंगुलर काइंड ऑफ ग्राफ बन रहा है, ये ऐसे वाला बन रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What parameters are used for tiger census in our country's national park and sanctuaries? टाइगर के सेंसस के लिए हम कौन सा पैरामीटर यूज करते हैं, एंड दैट इज
पग मार्क यानी कि उनके पैर के निशान, और फीकल पैलेट्स यानी कि उन्होंने जो यहाँ वहाँ पे गंद कर रखी है उसको, जब हम मेजर करते हैं वो पैरामीटर है, उसको मेजर करते हैं और टाइगर के नंबर का हम पता करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड इंक्रीजिंगली डिक्रीज नेसेसरीली डिक्रीज, यानी कि घट रहा है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन में, कोई चीज ऐसी है जो घट रही है, राइट? तो यहाँ पे देखते हैं हम कि कैसे घट रहा है। ये देखो पॉपुलेशन डेंसिटी है और घटने की बात हो रही है, तो ई माइग्रेशन जो इमिग्रेशन है वो बढ़ा रहा है, यानी कि कोई बाहर से अंदर की ओर आ रहा है, ठीक। और नेटैलिटी यानी बर्थ बढ़ा रहा है, लेकिन घटाएगा कौन? ई माइग्रेशन यानी पॉपुलेशन से निकल के कोई बाहर गया, ठीक है, जैसे कि किसी भी स्टेट से निकल के किसी दूसरे स्टेट में लोग गए, तो वो ई माइग्रेशन उस पॉपुलेशन डेंसिटी में से वहां से उतने लोग निकल गए हैं बाहर, और साथ में मोर्टेलिटी, मरने वाले लोग, ये दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो हमें पता चल जाएगा ना कि पॉपुलेशन डेंसिटी में घटना है तो वो घटेगा कितना, राइट? तो मोर्टेलिटी एंड ई माइग्रेशन, राइट? दिस इज द करेक्ट आंसर। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अ प्रोटोजोआ प्रोड्यूसेस बाइनरी फ्यूजन। प्रोटोजोआ एक था, अब इसने ये टूट गया, रिप्रोड्यूस कर गया, अब ये दो बन गया है, ठीक है। तो ऐसा प्रोटोजोआ का पॉपुलेशन कितना होगा आफ्टर 6 जनरेशंस, ये हमने कई बारी कर रखा है। ये 2 हो गया, 2 के बाद ये फिर टूट जाएगा, ये 4 बन जाएगा, ठीक है। 4 बन गया, यहाँ पे कौन कितना जनरेशन था? 1 जनरेशन था, ये फिर दूसरा जनरेशन था, फिर 4 से 4 का फिर डिवीजन होगा, तीसरा जनरेशन होगा। तो इस तरीके से बढ़ते बढ़ते जब बढ़ते चला जाएगा तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटोजोआ विल बी 64। नॉर्मल मैथमेटिक्स है, हमने पिछले टाइम भी किया था, पिछले 2 बार से चैप्टर्स में हमने करा है, 11th में भी एक बार करा है, 12th में भी हमने करा है, जब हमने मेगास्पोर मदर सेल की बात की थी, वहां पे भी फिजन और फ्यूजन वाले क्वेश्चंस थे। तो बस हमें समझना है कॉन्सेप्ट, और प्रोटोजोआ दिया है, पैरामीशियम दिया है, बस निकल जाएगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सवाल दे रखा है कि 2005 में each of 14 million people present in country, बहुत सारे इतने 14 मिलियन प्रेजेंट थे एक कंट्री में, जिसमें से कि 0.028 वर बॉर्न, इसमें से इतने सारे बॉर्न हुए, जन्म लिया उन्होंने, और साथ ही 0.008 मर गए उस साल, उस दरमियान। तो एक्सपोनेंशियल यूजिंग एक्सपोनेंशियल इक्वेशन द नंबर ऑफ population present in 2015 is predicted as, so dn by dt is equals to rn। जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन होता है वो ये होता है, दैट इज dn by dt, नॉर्मल कैलकुलस है, दैट इज इक्वल्स टू rn, रिप्रोडक्टिव रेट एंड n, ठीक है। इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे पूरा एक सॉल्यूशन बनेगा और उसका रिजल्ट होगा दैट विल बी 17 मिलियन, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेंसलिज्म, यहाँ पे देखो अमेंसलिज्म की बात हो रही है, यानी कि पॉपुलेशन में किसको किससे बेनिफिट हो रहा है, इंटरैक्शंस की बात हो रही है, राइट? दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूचुअलिज्म की बात हमने बहुत बार कर रखी है। तो ये इंटरैक्शन है कि दो स्पीशीज आपस में जब इंटरैक्ट करते हैं तो 5 से 6 तरीके के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। उन कॉम्बिनेशंस को ध्यान रखना बहुत जरूरी है। कई बार एग्जाम्स में डायरेक्टली सवाल वहां से आता है। म्यूचुअलिज्म से आई बिलीव 2018 और 2019 दोनों में से किसी ईयर में पूछा हुआ है सवाल माइकोराइजा से रिलेटेड। नाउ अब सवाल देख लेते हैं कि अमेंसलिज्म इज एन एसोसिएशन बिटवीन 2 स्पीशीज वेयर, 2 स्पीशीज की बात हो रही है और अमेंसलिज्म की बात हो रही है। तो ये देखो इसमें क्या हो रहा है कि एक स्पीशीज को कुछ भी नहीं हो रहा है, ना लाभ ना घाटा, लेकिन दूसरे वाली स्पीशीज को घाटा हो रहा है। तो one species remain unaffected while the other species is harmed. Option B is the correct answer. Now moving to the next question. Lichens are association of, कई बारी हमने बात कर रखा है इसके बारे में, and they are association of fungus and alga. Now moving to the next question. Which of the following is a partial root parasite? Partial root parasite, that is mistletoe.
वी गेट टू नो द आंसर। इसके बारे में हमने चैप्टर 2 में भी बात कर रखी थी। आई बिलीव 11th के चैप्टर 2 में हमने बात कर रखी थी, चैप्टर 2 सॉरी, मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में पार्शियल रूट पैरासाइट के बारे में हमने बात कर रखी थी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसेस सेक्सुअली ओनली वंस इन इट्स लाइफ टाइम? सिर्फ एक बार। ऑप्शन देखो तो पहला इधर नीचे से शुरू करते हैं, यूक्लिप्टस। अच्छा, यूक्लिप्टस से रिलेटेड मैं एक चीज और बता दूं कि जहाँ पे वाटर बहुत ही ज्यादा गंदा है, पॉल्यूटेड है, अगर वहां पे यूक्लिप्टस के पेड़ लगा दिए जाएं तो वाटर से वो गंदगी निकाल देते हैं। साथ ही यूक्लिप्टस ऑयल यूज किया जाता है बाम वगैरह में। बहुत सारी कंपनीज हैं जो यूक्लिप्टस ऑयल का यूज करती हैं नॉर्मल कोल्ड बाम बनाने के लिए। एंड माइंड यू, बहुत ही इफेक्टिव बाम होता है। यूक्लिप्टस के बहुत सारे यूज होते हैं, जिनमें से ये 2 यूज बहुत ही प्रोमिनेंट है। एक तो वाटर पोल्यूशन के अगेंस्ट ये काम करता है उसके लिए, और साथ ही इसका ऑयल जो यूज करते हैं हम उसके लिए। नेक्स्ट इज टमेटो। टमेटो, एक पौधे में बहुत सारा टमेटो आता है और फिर एक बार टमेटो हार्वेस्ट कर लिया जाए फिर टमेटो आता है, ऐसा तो नहीं है कि वो रुक जाता है। मैंगो, पता है कि एक बार मैंगो ट्री लगा दिया तो 1 साल ऑल्टरनेट करके, मे बी 2 साल ऑल्टरनेट करके, या फिर हर साल मैंगो आता ही आता है। एंड देन देयर इज वन बनाना। बनाना में इस तरीके से जब कली लगती है और एक ही बार बहुत टाइम इंतजार करने के बाद फूल लगता है और इसमें बहुत सारा केला होता है, जिसको हम घवद भी बोलते हैं आम भाषा में। तो इसमें देखो एक फ्लावर है और इसके इधर पीछे में पूरा का पूरा, इसके पीछे में पूरा हमारा केला इधर हो रखा है, जितना भी बनाना है। अब इसके बाद जब ये एक बार उतार लिया जाएगा, जब ये पक जाएगा और ये उस पूरे ब्रांच को काट करके अलग कर दिया जाएगा, तो ये केले के पेड़ में दोबारा नहीं वहां पे वापस से बनाना प्रोड्यूस होगा सेक्सुअली, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला हमें सवाल दे रखा है, स्पीशीज दैट कैन टॉलरेट नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, यानी कि बहुत ही कम टेम्परेचर रेंज को वो बर्दाश्त कर सकते हैं, बहुत ज्यादा वेरिएशन वाले टेम्परेचर को वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। उन स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? दो स्पीशीज आर कॉल्ड एज स्टीनोथर्मल, उनको हम स्टीनोथर्मल कहते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, व्हाट आर यूरीथर्मिक स्पीशीज। जस्ट स्टीनोथर्मिक का उल्टा हो जाता है कि बहुत वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर में वो जी भी सकते हैं, दे कैन टॉलरेट एंड थ्राइव, वो रह भी सकते हैं आराम से, उनको हम कहते हैं यूरीथर्मिक। अब इंसान का एग्जांपल ले लो, वो इग्लू बना के ठंड में भी रह लेता है, और वो मिट्टी का घर बना के राजस्थान जैसी जगह में भी रह लेता है, या फिर सऊदी अरेबिया जैसी जगह में भी रह लेता है, घर में कूलिंग मैकेनिज्म लगा करके, राइट। Now, moving to the next question, species that can tolerate wide range of salinity. देखो वाइड रेंज की बात हो रही है, और अभी वाइड रेंज के लिए हमने कौन सा टर्म यूज किया है? यूरीथर्मिक, ठीक है। थर्मिक यूज किया था हीट के लिए, तो वर्ड कौन सा यूज किया? यूरी। और सैलिनिटी के लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं? दैट इज हेलाइन। तो ये वर्ड हमें पता चल गया क्या होगा, दैट विल बी यूरी हेलाइन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टीनोहेलाइन के बारे में पूछा है, बिल्कुल यूरी हेलाइन का अपोजिट, कि बहुत ही कम रिस्ट्रिक्टेड नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी में वो रहते हैं ऑर्गेनिज्म, एन एग्जांपल है उसका गोल्ड फिश, राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंटरैक्शन बिटवीन टू स्पीशीज कॉल्ड? दो स्पीशीज के बीच का इंटरैक्शन है, दैट इज इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन, सॉरी इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन। दो स्पीशीज हैं जिनके बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, तो वो हो गया इंट्रा स्पेसिफिक। लेकिन दो अगर डिफरेंट स्पीशीज होंगे जिसमें इंटरैक्शन हो रहा है, लेट्स से लॉयन एंड टाइगर, तो दो अलग, सॉरी ये तो दो अलग स्पीशीज हैं ही, इसको इंट्रा स्पेसिफिक बोलेंगे। और दो अलग समूह के ही पूरे बात हो रही है, जैसे कि हॉर्स एंड लॉयन की बात हो रही है, तो ये दोनों बिल्कुल आसपास में, ना इनका जीनस मिलता है, ना इनका ऑर्डर मिलता है, ना इनका फैमिली मिलता है। तो जब कुछ इस तरीके का ऑर्गेनिज्म में कंपटीशन या इंटरैक्शन होता है, तो उसको हम कहते हैं इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कमेंसलिज्म? कमेंसलिज्म इज ऑल्सो एन इंटरैक्शन, जिसमें कि एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट मिलता है, लेकिन दूसरा ऑर्गेनिज्म ना ही उसको हार्म होता है और ना ही उसको बेनिफिट होता है। जैसे कि इसका एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, अब भैंसे के पीठ पे बैठ करके जो पानी वाला जानवर होता है, वो पार कर जाता है पानी को, अगर वो उसको उड़ना नहीं है तो ना एक को तो कोई उससे फायदा नहीं है, ना घाटा है, और दूसरे वाले को फायदा है।
तो ये एक है कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल इसका बार्निकल्स का हो सकता है कि बार्निकल्स वेल में चिपक जाते हैं, वेल को उससे कोई घाटा नहीं होता और बार्निकल्स को फूड मिलते रहता है, तो ये भी एक एग्जाम्पल है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एसोसिएशन in which one species produces poisonous substance, poisonous कुछ poisonous substance वो बना रहा है जिसकी वजह से, या फिर change in environment condition that is harmful for another species, जिसके ऊपर वो रह रहा है या जो उसके आसपास में स्पीशीज है, कुछ ऐसा पॉइजनस सब्सटेंस वो या तो सिक्रीट कर रहा होता है या फिर इन्वायरमेंट में वो रिलीज कर देता है कि दूसरे स्पीशीज के लिए वो हार्मफुल हो जाता है। तो ये किस तरीके का एसोसिएशन है, एंड दैट इज अमेंसलिज्म। ये अमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज माइकोराइजा। बहुत बार हम बात कर चुके हैं कि हायर रूट्स और फंजाई के बीच में जो म्यूचुअल एसोसिएशन है उसको हम माइकोराइजा बोलते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, emergent land plants that can tolerate the salinities of sea। लैंड पे भी हैं, इमर्ज हुए लैंड पे हैं, लेकिन सी की सैलिनिटीज को, सी के खारेपन को भी वो झेल सकते हैं। उन सारे पौधों को हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज हेलोफाइट्स, उनको हम हेलोफाइट्स बोलते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, why do high altitude areas have brighter sunlight and lower temperature as compared to the plains? उनके पास लोअर टेम्परेचर होता है और ब्राइटर सनलाइट क्यों होता है? बिकॉज अगर हम डिस्टेंस वाइज देखें तो रिड्यूस हो जाता है सन का उनके प्रति, वो हाइट पे है, तो कहीं ना कहीं जो प्लेन्स है वहां से वो उनका हाइट बढ़ गया है तो सनलाइट उनको डायरेक्टली मिलेगा। इस तरीके से समझ लो कि बल्ब से जितना दूर जाएंगे लाइट कम होगी, ठीक है, लेकिन बल्ब के नजदीक जाएंगे तो लाइट बढ़ जाएगी। स्ट्रीट लाइट हमें दूर से रोड पे की जलती हुई दिख रही होती है, लेकिन उसकी रोशनी में हम पढ़ नहीं सकते, पर उसके नीचे बैठ के पढ़ सकते हैं। अगर वो स्ट्रीट लाइट आसपास में तो उसके नीचे बैठ के पढ़ सकते हैं। तो इंटेंसिटी का बढ़ना घटना डिस्टेंस से पता चला, ठीक है, रिड्यूस हो गया डिस्टेंस, और एयर भी बहुत ही क्लियर है ऊपर में। साथ ही जैसे जैसे एटमॉस्फेरिक प्रेशर घटते चला जाता है वैसे टेम्परेचर भी घटते चला जाएगा, इसी वजह से वहां टेम्परेचर भी लो हो जाता है और जो लाइट है सनलाइट वो भी हमें ब्राइटर प्रतीत होती है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज हेमियोस्टेसिस। हेमियोस्टेसिस इज अ फेनोमेना जिसमें कि ऑर्गेनिज्म अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन्ड रखता है, एक्सटर्नली इन्वायरमेंट में टेम्परेचर कुछ भी हो। मतलब इसका एग्जाम्पल इस तरीके से समझ लो, सर्दी लग रही है, 37.5 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करने के लिए हम स्वेटर पहन लेते हैं, हाथ को आपस में रगड़ लेते हैं, चाय पी लेते हैं, ठीक है। बहुत ज्यादा जिस दिन ठंड है उस दिन बाहर कम निकलते हैं, तो बाहर में बहुत ज्यादा ठंड है, बट स्टिल व्हाट वी डू, हमने कुछ फिजिकली मतलब कि इस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया अपने आसपास, आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से बॉडी का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन्ड रह गया। तो उस मेंटेन्ड टेम्परेचर को हम कहते हैं, उस फेनोमेना को हम कहते हैं हेमियोस्टेसिस। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन एस्टिवेशन। एस्टिवेशन क्या होता है? ये एक बिहेवियरल एडेप्टेशन है जिसमें कि बहुत ज्यादा गर्मी होने पे क्या करते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म कि अपना मेटाबॉलिक एक्टिविटी का रेट जो है उसको कम कर देते हैं, बिल्कुल कम कर दिया, और अब इसी को हम समर स्लीप भी कहते हैं। जैसे हाइबरनेशन को हम कहते हैं विंटर स्लीप, ठंड में होता है ये, वैसे ही इसको हम कहते हैं समर स्लीप। और इन जानवर सोने के लिए बहुत 2 महीने 3 महीने जब तक बहुत ज्यादा हीट है तब तक वो धरती में छुप करके रहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको डेजर्ट एनिमल्स में बहुत सारे हैं जो मिल जाएंगे, वो वैसे ही रहते हैं, एस्टिवेशन के कंडीशन में रहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सवाल दे रखा है व्हाट इज डायापॉज और इसका सिग्निफिकेंस क्या है। डायापॉज भी एक तरीके का एडेप्टेशन है जिसमें कि जो जू प्लैंक्टन्स हैं, बेसिकली जू प्लैंक्टन्स के टर्म्स में ही बात कर रहे हैं हम, कि वो क्या करते हैं अपना बहुत सारा एक्टिविटी उसको अनफेवरेबल कंडीशन में ड्रॉप कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सरवाइव कर जाएं, जब फेवरेबल कंडीशन आए तब वो वापस से अपनी एक्टिविटी को रिज्यूम कर लेते हैं। कुछ टाइम के लिए उन्होंने क्या किया, एक्टिविटी जो अनफेवरेबल कंडीशन है उसमें सस्पेंड कर दी, सरवाइव कर गए, और फिर उसके बाद ये जब भी फेवरेबल कंडीशन हुआ वापस से थ्राइव कर गए, ठीक है। सर्वाइवल के लिए ये देखो एस्टिवेशन भी है और डायापॉज भी है, दोनों टाइप का एक सर्वाइवल एडेप्टेशन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
What would be the growth rate pattern if द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड? अनलिमिटेड रिसोर्सेज है तो ग्रोथ पैटर्न क्या होगा? वो ग्रोथ पैटर्न होगा एक्सपोनेंशियल, और उसका ग्राफ कैसा होता है? जे शेप्ड ग्राफ, जिसके बारे में अभी हमने पीछे में भी बात की थी, ठीक है, कि जे शेप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर एन। तो ये देखो पॉपुलेशन ऐसे ही ग्रो कर रहा है, जिसका बर्थ रेट बहुत ज्यादा था, डेथ रेट बहुत ही कम था, 0.008 था, ठीक है, वो यही था। चलिए आगे बढ़ते हैं। What are the organisms that feed on plant sap and other plant part? प्लांट के रस के ऊपर सैप जो है उसको रस बोलते हैं हम हिंदी में, और उस प्लांट दूसरे प्लांट के पार्ट्स पे, प्लांट के बॉडी पार्ट्स पे फीड करते हैं, खाना खाते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। उन ऑर्गेनिज्म को, उन जंतुओं को हम क्या कहते हैं? वो कहे जाते हैं फाइटोफेगस। फाइटो मीन्स प्लांट, फाइटो टर्म यूज होता है प्लांट के लिए, और फेगस यूज होता है खाने के लिए। जैसे कि मैक्रोफेगस सेल थी, कोशिका थी। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने मैक्रोफेजेस जो कोशिका थी वो किसके संदर्भ में पढ़ा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज हाई एल्टीट्यूड सिकनेस, और इसके सिम्टम्स क्या हैं? तो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस उन लोगों के द्वारा एक्सपीरियंस किया जाता है जो प्लेन्स से अचानक से हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं, और इसकी वजह से, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन में कमी हो जाती है और प्लेन्स पे तो ये चीज नॉर्मल है, तो जब ऑक्सीजन में कमी हो जाती है तो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन लो हुआ इन्वायरमेंट में, तो बॉडी में भी ऑक्सीजन कम जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी कुछ सिम्टम्स लाइक कि हेडेक, नोजिया, या फिर आपके दिल का जोर से धड़कना या वॉमिटिंग आना, ये सारी चीजें बॉडी आपको संकेत कर रही होती है कि आप हाई एल्टीट्यूड में गए और अभी आपने अडेप्ट नहीं किया है। कुछ टाइम बिताने के बाद जो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस है वो खत्म हो जाती है। तो ये हमें बेसिकली हाई एल्टीट्यूड सिकनेस कहाँ देखने मिलेगी? जम्मू कश्मीर, शिमला, हिमाचल, इन सारे जगहों पे हमें हाई एल्टीट्यूड सिकनेस देखने को मिलेगी। जितना जितना हम ऊपर चलते जाएंगे उतना उतना हाई एल्टीट्यूड सिकनेस देखने के लिए मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंसलिज्म का हमें एग्जाम्पल देना है, तो कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल है हमारे पास बहुत सारा। ऑर्किड ग्रो हो रहा है मैंगो ट्री पे। अभी हमने पीछे में भी बात की थी कि कमेंसलिज्म क्या है, कि एक ऑर्गेनिज्म बेनिफिट ले रहा है लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ना उसको बेनिफिट मिल रहा है ना उसका कुछ घाटा हो रहा है। तो ऑर्किड ग्रोइंग एज एपीफाइट। देखो एपीफाइट अब क्या होता है? किसी चीज के ऊपर उगना, एपी ऊपर, ठीक है, एपीफाइट उसको बोलते हैं। मैंगो ट्री के ऊपर ऑर्किड का ग्रो करना कमेंसलिज्म है। सी एनिमल का क्लॉन फिश के साथ एसोसिएशन भी कमेंसलिज्म है। कैटल, एरगेट एंड कैटल। अब ये देखो कैटल, एरगेट और कैटल का एक बहुत ही अच्छा रिलेशन है। जैसे कि गाय भैंस के ऊपर जानवर बैठ जाते हैं, और गाय भैंस जब चरते हुए, घास चरते हुए जब मूव करती है, तो घास में जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं वो उड़ते हैं। तो जब वो उड़ते हैं तो वो जो कैटल एरगेट है वो उन पे फीड करता है। देखो गाय भैंस को उससे कोई दिक्कत नहीं है, उसके ऊपर बैठा हुआ है पीठ पे, उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन उस ऑर्गेनिज्म को जो एरगेट है उसको क्या फायदा हो रहा है? उसको फूड मिल रहा है। तो यहाँ पे समझ में आया रिलेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफाइन एक्टोपैरासाइट एंड इंडोपैरासाइट गिविंग सुटेबल एग्जाम्पल। देखो बहुत ही सिंपल है। एक्टो मतलब कि ऊपर की तरफ, बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पे जो रह रहा है ऑर्गेनिज्म वो एक्टोपैरासाइट है, जैसे कि बालों में जुओं का होना, ठीक है, या फिर लीच जो जोंक होती है उसका लग जाना, वो एक्टोपैरासाइट है। एंड देन इंडोपैरासाइट वो जो बॉडी को होस्ट बना के बॉडी के अंदर रहता है, जैसे कि मलेरियल पैरासाइट है, ठीक है, या टेप वॉर्म है। तो ये अलग अलग जगह पे रहते हैं, लिवर में, किडनी में, आरबीसीज में, अलग अलग जगह को अपना होस्ट, बॉडी के अलग पार्ट को होस्ट बनाते हैं, और ये बॉडी के अंदर ही रहते हैं। तो अंदर है तो इंडो और बाहर है तो एक्टो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ब्रूड पैरासिटिज्म? देखो ब्रूड पैरासिटिज्म कोयल के संदर्भ में हम समझ सकते हैं। बहुत ही सिंपल है कि कोयल अपना अंडा क्रो के नेस्ट में जाके दे देती है, या फिर कोयल से जो मिलते जुलते कोयल के जो अंडे हैं जो उनसे मिलते जुलते हैं जानवर जो वो देते हैं जैसे अंडे, उन पंछियों के घोंसले में अपना अंडा ड्रॉप कर देती है। और इतना ज्यादा वो मिलता जुलता हुआ अंडा होता है कि जो होस्ट क्रो है या फिर कोई और बर्ड है उसको पता ही नहीं चलता कि ये उसका अंडा नहीं है। वो क्या करता है, वो उसको
अंडे को सेता है, इंक्यूबेट करता है और साथ ही अंडे को हैच करने के लिए मदद करता है। तो कोयल ने क्या किया, अंडा उसका अपना था लेकिन उसने जाकर के दूसरे बर्ड की नेस्ट में उसको ले कर दिया, उसको वहां पे जाके अंडे दे दिया है ताकि उसको मेहनत ना करना पड़े। समझ में आया कोयल और ये फेनोमेना क्या है, ब्रूड पैरासिटिज्म का, इसी को हम कहते हैं। चलिए फिर दिस वाज इट फॉर दिस वीडियो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जाएं वहां जुड़े और नए वीडियोस के अपडेट को प्राप्त करें। अंटिल देन स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड टू डेली वाइब्स। गॉड ब्लेस यू ऑल।